Okay, good morning. I'm 17, and today I'm here with the boring topic of endocrinology, which is rather the last chapter, but it's last but not least important agents that affect the bone mineral homeostasis. Usually, you'd be guided by your seniors to just skip this chapter, but as always, I'm going to suggest that rather than skipping a chapter altogether, let's just try to focus on it superficially. जो आपके बहुत आप इग्नोर कर दो उसमें से जो पॉजिटिव पॉइंट होता है टोल्ड यू दैट मेनी टाइम्स बिफोर एज वेल तो उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इजी और सुपरफिशियल होता है उसको कम्प्लीटली इग्नोर करने के बजाय अगर हम उसका सुपरफिशियल पोर्शन या उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एटलीस्ट उसके टेबल जो है उसको प्रिपेयर कर लें तो हम इजी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में और फिर इन द टाइम्स लाइक व्हेन वी गेट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर तो उसमें ये इजी मार्क्स में पास होने में बहुत हेल्प करते हैं एंड सेकेंडली जो मेजर पॉइंट है जिसपे आप लोग फोकस नहीं करते बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज दैट यू आर अ डॉक्टर एंड डॉक्टर इज सपोज टू नो एवरीथिंग यू विल come across all kinds of patients you'll come across patients which will be having or which will already be taking agents that are affecting bone mineral homeostasis हाँ नहीं पढ़ोगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे एंड बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दैट यू गोइंग टू कम across the situation more often than is नहीं यानी वो लोग who are intending not to practice as a doctor are still going to face these issues because ये इतनी common drugs हैं ये इतनी common condition हैं and specifically in our society ये एक ritual है कि अगर आपके साथ DR लगा हुआ है तो you are expected to answer all sorts of questions regarding any sort of medical condition लीस्ट यू कैन डू इज कि आप उसको सुपरफिशियली इतना स्टडी कर लो कि एटलीस्ट आप सेटिस्फैक्टरी किसी के क्वेश्चन को आंसर कर सको और आपको कोई गिल्ट ना हो या आपको कोई एम्बैरेसमेंट ना फेस करनी पड़े सो आई एम ट्राइंग मैंने बहुत सिंपल इस लेक्चर को रखा है ताकि आपके लिए वो डिफिकल्ट भी ना हो और जो बेसिक मिनिमम इन्फॉर्मेशन है वो आपको कन्वे हो जाए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज क्लिनिकल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू सोशल एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट people if you regret your decisions you would like to go back to your study days and your student life when you are going to be out in the field all right okay so agents that affect bone mineral homeostasis if you remember last week when I taught you anti-thyroid drugs I told you यहाँ पे एक माइनर पोर्शन था थायराइड हार्मोन्स के साथ हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन भी सिक्रीट कर रहा था एंड देयर आई सेड कि कैल्सिटोनिन क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है तो इसलिए कैल्सिटोनिन के बारे में हम बात कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ करेंगे व्हेन आई एम सेइंग बोन मिनरल होम्योस्टेसिस तो नेचुरली जहन में क्या आता है पढ़ के आए हो I need answer. This has to be an interactive session, but because believe me, it's very difficult to teach such boring topics. Already आपके 150 में से 7 to 8 स्टूडेंट्स सुन रहे होते हैं और जब आपको पता हो कि इसमें वो भी बोर हो रहे होंगे तो बहुत मुश्किल है वन साइडेड लेक्चर लेना. Please come up with an answer, anyone. Bone mineral homeostasis. When I say this word, which mineral am I talking about? Yes, you're right. Okay, excellent. दिया आपने महानूर के आंसर ने बताया कि व्हाट आर द रेगुलेटर्स ऑफ बोन मिनरल होम्योस्टेसिस एंड यस अनिका एक राउंड अबाउट एक्टली थैंक यू वेरी मच माहम यू समड इट अप क्वाइट वेल सो बेसिकली जब हम ये बात कर रहे हैं तो माइंड को पता होना चाहिए कि what are we dealing? Yes, the first answer in it was absolutely correct that when we are saying homeostasis that means कि हमने बोन की resorption और उसकी formation का balance maintain करना है when we are saying bone and mineral homeostasis तो हम जब mineral का word उसमें use करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उन minerals की बात करनी है जो बोन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है और वो लास्ट आपका जो चैट बॉक्स का आंसर है दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन कि वो कौन से मिनरल्स हैं वो बेसिक और जो मिडिल के दो आंसर्स थे आपके वो ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द रेगुलेटर्स ऑफ दिस बोन मिनरल होम्योस्टेसिस हमें बायोलॉजी में इसीलिए पढ़ाया गया था कि वी हैड टू कम अक्रॉस दिस टर्म रिपीटेडली ओके सो हमने यहाँ पर डिसाइड ये करना है कि कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल्स को बोन में और ब्लड में कौन रेगुलेट कर रहा है कैसे रेगुलेट कर रहा है रेगुलेटर्स के नाम भी आपके चैट बुक अच्छे आंसर में मौजूद है व्हिच आर योर पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी एंड देयर विल बी अ कपल ऑफ अदर थिंग्स जो कि भी हम डाउन द लिस्ट डिसाइड करेंगे कमिंग बैक टू द लेक्चर एट हैंड इंट्रोडक्शन बोन एंड किडनीज प्ले अ सेंट्रल रोल इन द बोन मिनरल होम्योस्टेसिस नेचुरली जब हम किसी भी आयन की बात करते हैं किसी भी मिनरल की बात करते हैं
तो उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उसका स्पेसिफिक ऑर्गन तो है ही, जो सेकंड मेजर ऑर्गन होगा वो किडनी होगा फॉर ईच एंड एवरी मिनरल. The alteration in this homeostasis will affect one or both of these tissues, and effects on bones are going to result in osteoporosis, osteomalacia, and rickets. I hope you have heard about these diseases, जो bone की usually bone resorption से या bone weakness से manifest होती हैं, और ये 3 diseases होती हैं. कॉमन लैंग्वेज में हम ये बात यूज करते हैं, तो हम पेशेंट्स को क्या रिकमेंड करते हैं? रिकेट्स, जो कि बहुत छोटे बच्चों में, एंड ओस्टियोपोरोसिस व्हिच इज रिलेटेड टू ओल्ड एज, एंड ओस्टियोमलेशिया एनीवेयर इन बिटवीन. एंड व्हाट वी आर थिंकिंग व्हेन वी लिसन टू दीस टर्म्स कि इस पेशेंट में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है. एंड यू ऑल नो दैट कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म है वो विटामिन डी के साथ हैंड इन हैंड चलता है. जितनी भी आपके पास ओरल फॉर्मुलेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, usually they come in a combination of calcium and vitamin D, because we all know from physiology knowledge that vitamin D is going to help absorption of calcium. तो अगर आप कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को एनहांस करना चाहते हैं तो आपको उसके पैरेलल विटामिन डी भी एनहांस करना होगा. Then another answer from your chat box, somebody already told me that कि what are the regulators of your बोन मिनरल होम्योस्टेसिस. हमने ये तो बात की कि जी ये रेगुलेट करने हैं, पर इनको बॉडी में जो आपके फिजियोलॉजिकल रेगुलेटर्स हैं वो कौन है? So the primary principal regulator hormones for bone mineral homeostasis are your parathyroid hormone, and you all know where it comes from. कहाँ से आता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड. और पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? आई एम श्योर एवरीबडी नोज, बिहाइंड योर thyroid glands, 4 button-like organs which are secreting parathyroid hormone. Then comes the vitamin D. Can anybody please tell me where does this vitamin D come from? Vitamin D कहाँ से आता है? What do you think of when you suddenly hear vitamin D? Anyone? Anyone? Excellent. Very nice. Good to see more names in the chat box, which means कि कुछ और लोग भी हैं जो साइलेंटली लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं. Yes, you are absolutely right. जो प्राइमरी चीज हमें आती है, एक्सेलेंट माँ, हमने तो उसको कंप्लीटली समराइज कर दिया, स्किन, लिवर, किडनी. बट फॉर जनरल पीपल जो सबसे कॉमन चीज आपके जहन में आती है वो है स्किन. जो इसका प्रिकर्सर हार्मोन है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास स्किन में. सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी रेज की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट में. वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट फिर आगे लिवर में जाता है, लिवर से मेटाबोलाइज होके फाइनली किडनी में जाता है, और किडनी से उसका फाइनल सिंथेटिक हार्मोन जो है, जो आपकी विटामिन डी है, वो फाइनली किडनी में प्रिपेयर होती है. सो द अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी स्किन, लिवर, किडनी, इन दैट ऑर्डर. ठीक है, ये आप पीछे पढ़ के आए हो, ये आपको पता होना चाहिए. जब आपको लोग ये कह रहे होते हैं आसपास कि जी आपने अगर विटामिन डी इंक्रीज करनी है तो आप धूप में बैठें, तो यू शुड नो द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दैट स्टेटमेंट, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर. ओके, एंड देन द सेकेंडरी रेगुलेटर्स. हाँ, थर्ड रेगुलेटर है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर. ये आपके लिए थोड़ा सा नया है. ये कहाँ से सिक्रीट होता है? कि बोन्स इटसेल्फ आर गोइंग टू सिक्रीट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड सम टिश्यूज एज वेल. ठीक है, इस पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये क्लिनिकली बहुत सुपरलेटिव डिग्री में यूज होने वाली चीज है, जो जनरल प्रैक्टिशनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती. एंड वी इंटेंड टू कीप आवर टॉपिक क्वाइट सुपरफिशियल एट द मोमेंट. Then comes the topic of your secondary regulator hormones. Primarily हमें, अगर मैं आपको frankly हम कहें तो सिंपली पैराथायरॉइड और विटामिन डी का बैलेंस है बस. फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का भी बहुत माइनर रोल है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर. सेकेंडरी कॉजेज जो हैं उसमें आपके जनरल हार्मोन्स आते हैं, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, आपके सेक्स स्टेरॉइड्स आते हैं, जिसमें फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज योर ईस्ट्रोजन, दैट इज इंपॉर्टेंट. यू मस्ट हैव हर्ड कि ईस्ट्रोजन जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट्स को स्टिमुलेट करती है और बोन फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है. दिस इज द रीजन दैट पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स आर गोइंग टू सफर फ्रॉम ओस्टियोपोरोसिस, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन का इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है या इन सम केसेस वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है. ठीक है जी. एंड देन इज कैल्सिटोनिन. यू ऑलरेडी नो कि हमने थायराइड हार्मोन से के साथ पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड इज सिक्रीटिंग योर कैल्सिटोनिन. ओके, अब इस बोन मिनरल होम्योस्टेसिस में अगर एब्नॉर्मैलिटीज हो तो हम बोन के रेफरेंस से क्या क्या डिजीजेस हो सकती है वो तो हमने बात की. जो पहले बताया कि ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ओस्टियोमलेशिया हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है. देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस लाइक पेजेट्स डिजीज का नाम आपने पढ़ा होगा, वो भी हो सकती है. लेकिन अगर हम कैल्शियम की डिक्रीज के हिसाब से बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू से दैट abnormalities in bone mineral homeostasis specifically related to calcium deficiency are going to cause tetany, coma and muscle weakness. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि certain areas में एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम का रोल है, तो वो पेशेंट जो है वो
कॉमा में भी प्रोग्रेस कर सकता है। टेटनी इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, जो कि आपके स्मूथ मसल की जो आपके सिंपल मसल्स हैं उनकी वीकनेस से मैनिफेस्ट होती है। एंड ओवरऑल जनरलाइज बॉडी वीकनेस भी कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ रिलेटेड है। Okay, all the principal regulator hormones affect the bone, kidney and intestine and also each other's activity. ये एक साइक्लिक मैनर में बिहेव करते हैं। एक रेगुलेटर दूसरे रेगुलेटर को सप्रेस या एनहांस भी कर सकता है। कुछ रेगुलेटर्स जैसे विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन की हमने बात की है, देयर आर कपल ऑफ प्लेसेस जहां पे वो डायरेक्टली एक्ट नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर पूरी बॉडी में नहीं होते, यूजुअली वो विटामिन डी के थ्रू काम कर रहा होता है। एंड द नेट, लेकिन आपने जो चीज याद रखनी है या जो आपने अपनी बुक्स के टॉप पे लिख के रखना है वो सिर्फ ये है, क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह की बातें नहीं आएंगी, बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं पूछा जाता। द नेट इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज टू इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट। ये तो हम फिजियो में पढ़ के आए थे पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ। The net effect of parathyroid hormone, I'm repeating the statement, is to increase calcium and reduce phosphate. आगे हम ये देखेंगे कि ये कैसे करता है। ये net result है, ये सीरम लेवल्स की बात हो रही है, बोन लेवल्स की बात नहीं हो रही। The net effect of vitamin D is to raise both, यानी अगर vitamin D का net effect, isolated net effect हम पैराथायरॉयड के कंजंक्शन में नहीं पढ़े, हम फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के कंजंक्शन में नहीं पढ़े, हम इंडिविजुअली अगर विटामिन डी को देखें तो नेट इफेक्ट क्या है कि वो सीरम कैल्शियम को भी इनहांस करती है, सीरम फॉस्फेट को भी इनहांस करती है। एंड द नेट इफेक्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 इज टू डिक्रीज फॉस्फेट। जो मर्जी वो बॉडी में कर रहा हो, डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंटली बिहेव कर रहा हो, बट इन अ नटशेल वो क्या कर रहा है, वो फॉस्फेट लेवल्स को डिक्रीज कर रहा है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। कैसे अब नेचुरली जो भी मिनरल बॉडी में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो जीआईटी से एब्जॉर्ब हो रहा है। गट से कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की एब्जॉर्प्शन हो रही है, और इस एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट कौन कर रहा है, विटामिन डी। वो वहां पे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करती है। दिस इज द रीजन आई वाज सेइंग कि जब भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट देते हो पेशेंट को तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप उसको विटामिन डी के साथ इन कंजंक्शन दोगे, ठीक है। उसके बाद नेचुरली गट से वो चीज कहाँ जाएगी, सीरम में जाएगी। सीरम से कहाँ जाएगी, या आपके सीरम इज रिप्रेजेंटिंग योर ब्लड। सीरम से कहाँ जाएगी, बोन्स में जाएगी, किडनीज में जाएगी। अब आपने देखा है कि गट में विटामिन डी के अलावा और किसी रेगुलेटरी हार्मोन का इफेक्ट नहीं। पैराथायरॉयड का इफेक्ट होता है इनडायरेक्ट। पैराथायरॉयड जो है वो विटामिन डी के सिंथेसिस को इफेक्ट करती है, और विटामिन डी फिर अल्टीमेटली कैल्शियम फास्फोरस को इफेक्ट करती है। पैराथायरॉयड हार्मोन डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिसेप्टर इन योर गट, राइट। उसके बाद जब आपके सीरम में जाता है तो आप देखते हो कि विटामिन डी और पैराथायरॉयड दोनों बोन के साथ पैरेलल एक्ट कर रहे हैं, यानी ये बोन की फॉर्मेशन भी कॉज कर रहे हैं और बोन की रिजॉर्प्शन भी कॉज कर रहे हैं। रिजॉर्प्शन क्या है, डिसॉल्व होना बोन का। व्हेन बोन रिजॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट मींस कि आपके जो मिनरल्स हैं वो बोन से निकल के सीरम में आ रहे हैं, ठीक है। और जब बोन फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, दैट मींस कि आपके मिनरल्स जो हैं वो प्लाज्मा से या आपके सीरम से बोन में जा रहे हैं। अब जब हमने नेट इफेक्ट में जिन रेगुलेटर्स का कहा था कि वो सीरम में नेट इफेक्ट इंक्रीज करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस का, दैट मींस कि वो आपके रेगुलेटर हार्मोन्स जो हैं वो बोन फॉर्मेशन से ज्यादा बोन रिजॉर्प्शन पे फोकस करते हैं, तभी वो नेट सीरम लेवल्स जो हैं उनको इंक्रीज करेंगे ना। बट आप ये देखो कि ये टू वे एरोज इसीलिए लगे हुए हैं कि वो फॉर्मेशन भी शो कर रहे हैं और वो रिजॉर्प्शन भी शो कर रहे हैं। ये जो CT है दैट इज कैल्सिटोनिन, सिर्फ उसका एक नेगेटिव इफेक्ट है, वो सिर्फ बोन फॉर्मेशन कॉज कर रहा है, बोन रिजॉर्प्शन कॉज नहीं कर रहा। देन कमिंग डाउन टू द लास्ट ऑर्गन व्हिच इज योर किडनी। किडनी में क्या हो रहा है कि क्योंकि विटामिन डी का हमने कहा था नेट इफेक्ट की स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे आप बाकी सारा प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद अपने माइंड में जनरेट कर सकते हो। आई जस्ट टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड दैट vitamin D is going to increase net serum calcium and phosphorus, which means कि किडनी में वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को भी प्रिवेंट करेगी विद द माइनस साइन, आपने यहाँ CA के साथ देखा है, और वो फास्फोरस की एक्सक्रीशन को भी प्रिवेंट करेगी। अगेन आप देखो फॉस्फेट के साथ भी विटामिन डी माइनस में शो हो रहा है। पैराथायरॉयड हार्मोन का हमने कहा था कि नेट इफेक्ट है कि वो कैल्शियम को इंक्रीज करेगा और फास्फोरस को डिक्रीज करेगा। तो आप देखोगे कि वो कैल्शियम एक्सक्रीशन को प्रिवेंट कर रहा है ताकि सीरम कैल्शियम ज्यादा हो, और वो फास्फोरस एक्सक्रीशन को एनहांस कर रहा है ताकि फास्फोरस के सीरम लेवल्स डिक्रीज हो। और थर्डली मैंने कहा था फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है उसका नेट रिजल्ट है कि वो फॉस्फेट के सीरम लेवल्स को डिक्रीज करे। तो हियर यू कैन सी दैट वो फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को एनहांस कर रहा है। इज दिस डायग्राम क्लियर इनफ?
क्योंकि हमने सारा टाइम यही बात करते रहते हैं. वी आर गोइंग टू बी रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन. तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए. ऑल राइट, excellent. So going to the next. By the way, we are heading towards the end of syllabus. In the meantime, I would like कि आप लोग देख कौन सा यूनिट है जो आप चाहते हो कि रिवाइज हो जाए कमिंग वीक्स में. तो काइंडली उसवा इफ यू आर लिसनिंग टू मी, इसको चॉक आउट करके आप व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह मुझे इन्फॉर्म कर दो ताकि फिर हम उस यूनिट के अकॉर्डिंगली उसको प्लान कर लें. विच एवर यूनिट यू वांट अस टू रिपीट और रिवाइज वो आप बता दें. ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 या 2 लेक्चर्स रह गए एंडोक्रिनोलॉजी की. नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू बी कवरिंग ऑल द माइनर टॉपिक्स फ्रॉम द नूक्स एंड क्रैनी ऑफ योर फार्माकोलॉजी, ताकि कोई एस्पेक्ट हमारा मिस ना हो जाए. और उसके बाद वी विल बी हैविंग फ्री टाइम एट आवर हैंड्स. तो अगर आपको रिविजन रिक्वायर्ड होगी तो वी आर मोर देन हैप्पी टू ओब्लेज, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू लर्न. ओके, पहला हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे हैं पैराथायरॉयड हार्मोन. हम फिजियो में जितनी चीजें पढ़ चुके हैं दैट इज इनफ. यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पैराथायरॉयड हार्मोन पे नहीं आता, बिकॉज पैराथायरॉयड हार्मोन इज अ रिलेटिवली फिजियोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन. लेकिन यहाँ रेफर क्यों कर रहे हैं कि आपके पास एक सिंथेटिक फॉर्म आएगी जो हम क्लिनिकली यूज करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन का प्रिकर्सर. उसका सिर्फ आपको एमसीक्यू या शॉर्ट नोट ऑफ एससीक्यू आ सकता है, तो आपने उसको जहन में रखना है. और उसके मैकेनिज्म्स में और उसकी सारी मिनरल होम्योस्टेसिस में आपने वही सारी स्टोरी रिवाइज रखनी है माइंड में जो पैराथायरॉयड हार्मोन की. So just for revision purposes, parathyroid hormone is a single chain peptide hormone which is composed of 84 amino acids and it's produced by parathyroid gland in a precursor form. Metabolically rapidly clear हो जाता है, metabolism liver और kidney में है, that is none of your concern so much. It regulates calcium and phosphate flux across the cell membranes in your bone and in your kidneys, which results in increased serum calcium and decreased serum phosphate. वही चीज reinforce हो रही है. और आपने देखा है यहाँ पे गट का कोई जिक्र नहीं है, because गट में there are no direct receptors for your parathyroid hormone, right? अब जो दूसरी बात ये भी हम फिजियो में पढ़ के आए हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय नेचुरली फीडबैक मैकेनिज्म ही एक्टिवेट हो रहा होगा. तो लो सीरम कैल्शियम होगी तो वो फीडबैक देगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो ताकि कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज किया जा सके. सिमिलरली इफ देयर इज इंक्रीज सीरम फॉस्फेट तो वो फीडबैक जाके मैकेनिज्म के थ्रू इन्फॉर्म करेगा आपके ग्लैंड को कि पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन जो है उसको इंक्रीज किया जाए ताकि अल्टीमेटली फॉस्फेट लेवल्स को डिक्रीज किया जा सके. यहाँ पे जो चीज, ये चीज तो बहुत सिंपल है समझने के लिए. जो चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है वो नीचे देखो, इट इज सप्रेस्ड बाय विटामिन डी. अब अगेन विटामिन डी क्या करती है, वो इसको सप्रेस क्यों करती है? क्योंकि विटामिन डी इटसेल्फ इज कॉजिंग इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम. तो विटामिन डी की लेवल्स अगर बॉडी में अप्रोप्रिएट हैं तो दैट इज एन इनडायरेक्ट सिग्नल कि बॉडी के अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस बहुत ज्यादा है. और वो फिर जाके पैराथायरॉयड हार्मोन को सिग्नल आउट करती है कि आप अपनी सिक्रीशन को या पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दो. तो ये एक एलिमेंट है जो आपने एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा सेपरेटली याद रखना होता है, राइट? पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्शंस इन ऑल द 3 ऑर्गन्स. जीआईटी के अंदर नो डायरेक्ट एक्शन, जस्ट वाया विटामिन डी वो कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा रहा है. बोन में नेट इफेक्ट इज इंक्रीज्ड रिजॉर्प्शन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. फॉर्मेशन भी करवा रहा है, रिजॉर्प्शन भी करवा रहा है, लेकिन द रिजॉर्प्शन exceeds the bone formation. किडनी के अंदर इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फास्फोरस. बाकी के जो आपके मिनरल्स हैं उनको आप इग्नोर कर दें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू फोकस ऑन इट अगेन. ठीक है जी, ओके. अब यहाँ पे आ जाओ इस स्लाइड में. इसमें इनिशियली वही सारी बातें हैं, इंक्रीज बोन फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन बोथ बाय एक्टिवेशन ऑफ बोथ ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट. लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट वाला एक्शन रिलेटिवली कम होता है, ऑस्टियोक्लास्ट वाला एक्शन जो है वो उसको डोमिनेट कर जाता है. इसलिए हम नेट कहते हैं कि रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही है बोन की. इसीलिए अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में उसकी बोन्स वीक होंगी. इनिशियली क्या होता है, जब लो डोजेस में या लो लेवल्स ऑफ पैराथायरॉयड चल रहे होते हैं तो इनिशियली बोन फॉर्मेशन बढ़ती है. बट इन द मीनवाइल पैराथायरॉयड का इफेक्ट जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी तक पहुंचता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी डोमिनेट करती है. एंड इन द लॉन्ग रन वी कैन से दैट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस बोन वीकनेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड बोन रिजॉर्प्शन.
राइट। अब आपने ये नीचे वाली स्टेटमेंट देखनी है जो क्लिनिकली या जो फार्माकोलॉजिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Parathyroid hormone in low and intermittent doses increases bone formation, which has led to the formation of a recombinant form of parathyroid hormone, which is called teriparatide. People who are sitting there with your books opened, teriparatide को बच्चे highlight कर लो. This is one of your important MCQs and somehow एक short couple of marks की question for your SCQs as well. कि teriparatide क्या है? Teriparatide is a recombinant form of parathyroid hormone. यानी अगर किसी पेशेंट में पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी चल रही है, पेशेंट को आप बाहर से पैराथायराइड हार्मोन नहीं देते बल्कि उसका रिकॉम्बिनेंट फॉर्म देते हैं। और इस रिकॉम्बिनेंट फॉर्म की खास बात क्या है कि ये स्लो रिलीज होता है। इसका मतलब है कि ये पैराथायराइड के लेवल्स आपके ब्लड में बहुत ज्यादा नहीं होने देता बल्कि लो और इंटरमिटेंट डोजेस तक रखता है, यानी सिर्फ उतनी डोजेस तक रखता है जो बोन फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। तो इन सम केसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हम टेरिपेराटाइड यूज कर सकते हैं। आई बी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि हम क्यों यूज नहीं करते और क्यों करते हैं वो हम एंड में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है कि टेरिपेराटाइड इज अ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। इसमें से SCQs बस एक आध दफा ही आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा आता है, बट यूजुअली MCQs आते हैं और उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। राइट, दिस डायग्राम शोज कि किस तरह से पैराथायराइड हार्मोन और आपकी 1,25-dihydroxyvitamin D, which is called your calcitriol, which is the ultimate form of vitamin D. अगर हम बाहर से एक्सोजेनसली भी देते हैं तो ये वाली फॉर्म यूजुअली दे रहे होते हैं। ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की जो अल्टीमेटली बोन्स पे इफेक्ट करती है। ये वो फॉर्म है विटामिन डी की जो आपकी किडनीज बना रही है। जब विटामिन डी का टॉपिक अभी थोड़ा आगे डिस्कस होगा तो यू विल बी सीइंग कि किस तरह से लिवर में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनती है और जब वो किडनी में जाती है तो 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट होती है, विच इज योर फाइनल एक्टिव फॉर्म ऑफ योर विटामिन डी। एंड दिस इज ऑल रेपिटेशन ऑफ योर फिजियोलॉजी। और यहाँ पे आप देखोगे कि वो कैसे ऑस्टियोब्लास्ट स्टेम सेल्स के ऊपर एक्ट करके ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करती है और उसके साथ पैरेलल ही वो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर रही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी विन्स आउट और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी जो है वो थोड़ी पीछे रह जाती है। ठीक है जी। पैराथायराइड हार्मोन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास रेगुलेटर हार्मोन्स में विटामिन डी था। एंड वी ऑल नो कि विटामिन डी हम एक्सोजेनसली क्लिनिकली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पेसिफिकली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अगर आप विटामिन डी किसी ने कभी करवाया हो, हैज एनीवन एवर अंडरगॉन अ विटामिन डी टेस्टिंग? किसी ने कराया है कभी? एनीबडी विद अ यस इज वेलकम, अगर नहीं तो देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट फर्दर। ओके, सो नोबडी हैज एवर अंडरगॉन अ विटामिन डी टेस्टिंग। अच्छा जी, तो फैक्ट है कि विटामिन डी के अगर आप कभी लैब टेस्ट देखो या अगर आप अभी ऑनलाइन जाके कभी उसकी लैब रिपोर्ट देखो तो नॉर्मल सीरम लेवल्स वो शो करते हैं कि 30 से अबव होने चाहिए और अच्छे पेशेंट्स में तो 40 से अबव होने चाहिए। बट मैंने अपने सराउंडिंग में इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने बहुत से लोगों का विटामिन डी कराया एंड आई केम अक्रॉस अ पॉइंट कि हमारे सब लोगों का विटामिन डी 20 के अराउंड रोटेट कर रहा होता है, नॉर्मल लोगों का, विदाउट एनी कंप्लेंट। हालांकि 20 इज सेवेरली डेफिशिएंट पेशेंट ऑफ विटामिन डी। अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो 20 के अराउंड जिसके लेवल्स हैं उसको सेवेरली डेफिशिएंट काउंट किया जाता है और अगर 15 से या 13 से बिलो हैं तो यू आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स एंड यू आर प्रोन टू हैविंग योर बोन्स ब्रोकन, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, एवरी अदर इंडिविजुअल बहुत यंग एज में। इसकी ये वजह है कि फिर हम क्या करते हैं कि क्लिनिकली विटामिन डी की टेस्टिंग कराने की बजाय ब्लाइंडली एम्पेरिकली पेशेंट्स को विटामिन डी सजेस्ट कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी एंड विटामिन डी इज अ रादर हार्मलेस हार्मोन। तो इसलिए हम वो सबको देंगे तो वो उनकी बोन फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा और बहुत से डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को भी। Yes, you may be right about that, Shazmin, but then again हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी तो बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। तो that means कि सिर्फ जेनेटिक रीजन की वजह से चलो ठीक है अगर वो लो पे मेंटेन कर भी रही है, बट इफ आई हैव अ फीमेल ऑफ अ चाइल्ड बेयरिंग एज और उसका विटामिन डी लेवल 5 आ रहा है तो आई एम श्योर कि इट्स नॉट जस्ट जेनेटिक, दिस हैज अ लॉट टू डू विद आवर सोशल सिस्टम्स एज वेल, राइट? Okay, so coming back to that metabolism, vitamin D is produced in the skin from 7-dehydrocholesterol under the influence of your UV radiation. This is the reason
कि आपसे कहा जाता है कि आप यूवी रेडिएशन में या सनलाइट एक्सपोजर अपना इंक्रीज करें। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम एक वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है कि कुछ लोगों का सन एक्सपोजर हो जाता है, बट नॉर्मली हम सन एक्सपोजर को अवॉइड कर रहे होते हैं। जबकि आप अगर बाहर की कंट्रीज में देखो तो क्योंकि सन उनके लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि हम जिस सन एक्सपोजर की बात करते हैं उसमें यूवी रेडिएशन बेचारी तो हमारे पास पहुंच नहीं सकती। हम लोग इतना, जब हम वो इतना पोल्यूटेड एरियाज में रह रहे होते हैं कि हम उसके बेनिफिशियल इफेक्ट से ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहले आना शुरू हो जाते हैं, एंड वी एंड अप नॉट टेकिंग सनलाइट एट ऑल। तो ये नेचुरल फॉर्म जो है ये कन्वर्ट होती है कोल कैल्सिफेरॉल में। उसके बाद क्या होगा, वो आपके लिवर में जाती है और लिवर के बाद फिर वो आपकी किडनीज में जाके 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट होती है, जिसे हम कैल्सीट्रायोल कहते हैं। क्लिनिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन डी विच आर अवेलेबल। एक तो यही आपका कैल्सीट्रायोल 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, और एक विटामिन D3 के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। बोथ आर क्लिनिकली एक्टिव और ये दोनों फॉर्म्स हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। एंड देन आई होप यू ऑल नो कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन फॉर्म में भी होती है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो है वो टैबलेट फॉर्म में भी चल रही होती है, कैल्शियम के साथ भी होती है, कैल्शियम के बगैर भी होती है। एनी वे यू वांट, इवन इन यंग चिल्ड्रन या जो आपके इन्फेंट्स हैं उनको ड्रॉप्स फॉर्म में भी विटामिन डी दी जाती है इन ऑर्डर टू अवॉइड रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया इन लेटर एज, राइट। इसकी रेगुलेशन कैसे हो रही है, तो वंस अगेन वही बात है, बोथ कैल्शियम एंड फास्फोरस एट हाई लेवल्स आर गोइंग टू रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, और वो उसके प्रिकर्सर के लेवल जो है वो इंक्रीज रह जाएंगे, क्योंकि वो लास्ट, ये जो आपका फीडबैक मैकेनिज्म है वो लास्ट स्टेप ऑफ कन्वर्जन के ऊपर ज्यादा एक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। This is how vitamin D is mixed again. देखते हैं जो किडनी वाली, और एक इसका इमीडिएट प्रिकर्सर होता है जो लिवर से मेटाबोलाइज होकर फिर एक्ट कर सकता है। ठीक है जी। एंड नाउ दिस स्लाइड शोज कि देखो कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन डी अवेलेबल हो सकती हैं, बट इसमें से क्लिनिकली एक्टिव कौन सी हैं और क्लिनिकली अवेलेबल जो हैं, ये जो मैंने की हैं, ये हमारे पास दोनों फॉर्म्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। बाकी सारी फॉर्म्स का आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, किस कंट्री में कौन सी किस लेवल पे अवेलेबल हो रही है, राइट। हम सिर्फ अपनी कंट्री के हवाले से बात कर रहे हैं। अब 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी कर क्या रही है, वो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट को इंक्रीज कर रही है, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉड्यूलेटिंग द फ्लक्स अक्रॉस द ब्लड बॉर्डर। ठीक है, और पैराथायराइड हार्मोन का जो इनडायरेक्ट एक्शन था वो भी इसी की वजह से था, वो विटामिन डी के लेवल को इंक्रीज करती है और अल्टीमेटली विटामिन डी जो है वो इन दोनों के लेवल्स को इंक्रीज कर रही है। It promotes both bone formation and bone resorption by stimulating the osteoblasts and osteoclasts, just like your parathyroid hormone. उसमें कोई different चीज नहीं है। Then vitamin D and its metabolites circulate in the plasma tightly bound to the vitamin D binding protein form होती है circulating form, उसका जो है protein binding बहुत कम है, तो वो क्या करती है कि वो विद इन मिनट्स जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस करके रिमूव हो जाती है बॉडी से, राइट। क्लिनिकल यूजेस ऑफ विटामिन डी क्या है, हम ऑलरेडी जो भी आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी से रिलेटेड चीजें नजर आती हैं, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है, तो हम वो यूजेस भी देखेंगे। लेकिन प्राइमरीली आपने याद रखना है कि क्योंकि पैराथायरॉइड जो है उसके हार्मोन की सिक्रेशन की सप्रेशन में मैंने विटामिन डी का नाम लिया था, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के पेशेंट्स जो हैं उनको हम देंगे विटामिन डी, जो बॉडी में जाके पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रेशन को सप्रेस करेगी, क्योंकि वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट हाइपर पैराथायरॉइडिज्म लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस या वीकनिंग ऑफ योर बोन्स, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम एक्सोजेनस विटामिन डी देते हैं। देन सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म के साथ साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज, अब सीकेडी में क्यों यूज कर रहे हैं हम विटामिन डी, कैन यू कम अप विद एनी एक्सप्लेनेशन, एनीबॉडी? ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज या रीनल फेलियर, दे आर बीइंग टेकिंग एक्सोजेनस विटामिन डी, रीजन बीइंग वेरी सिंपल रीजन, शाबाश, क्योंकि जो उसका फाइनलाइज एक्टिव फॉर्म था, जो बॉडी के नॉर्मल मैक्सिम नहीं, इट्स नॉट एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, जो बॉडी में एक्ट करती है नेचुरल मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, उसका लास्ट स्टेप किडनी से हो रहा था,
किडनी से 125 डाईहाइड्रोक्सी बन रही थी और फिर वो एक्ट कर रही थी। तो अगर आपकी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है रीनल फेलियर के पेशेंट में या एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट में, तो इसका मतलब है कि एक्टिवेटेड विटामिन डी नहीं बन रही। तो इसलिए उस पेशेंट को हमने हर तरह एक्सोजेनस विटामिन डी देनी है। एक एक्सोजेनस विटामिन डी देते हैं हम एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट्स को, और दूसरा हम उसको एरिथ्रोपोइटिन देते हैं। बिकॉज आप सब जानते हो, आप यू ऑल नो दैट एरिथ्रोपोइटिन भी जो है वो किडनी से सिक्रीट हो रही थी, राइट। तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगी तो आपके आरबीसीज का पूरा जो चेन मेटाबॉलिज्म वो मैकेनिज्म है उसकी सिंथेसिस का वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए अगर पेशेंट की किडनी जो है वो नहीं है, या आपके पेशेंट जो डायलिसिस पे होते हैं, उनको हम एक्सोजेनसली साथ हर पेशेंट को विटामिन डी और एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस दे रहे होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड योर आयरन एंड आरबीसीज, राइट। इसके अलावा एक स्पेसिफिक इसकी फॉर्म है कैल्सिपोट्राइन, जो सिंथेटिक डेरिवेटिव है कैल्सिट्रायोल का। इसको हम सोराइसिस के लिए भी यूज कर रहे हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट एक्सप्लेन्ड। आप लॉन्ग इसके डाउन द लिस्ट क्लिनिकल यूजेस में ये चीज डाल सकते हो। Then comes another metabolite or another hormonal regulator which was your fibroblast growth factor 23. इसके ऊपर भी एक MCQ आ सकता है कि ये कहाँ से आ रहा है या ये क्या कर रहा है। Just 2-3 points आपने इसके बारे में याद रखने होते हैं। Fibroblast growth factor 23 is the most important inhibitor of renal production of 125-hydroxy vitamin D. यानी ये विटामिन डी की प्रोडक्शन को भी इफेक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है कि ये किडनी से स्टिमुलेट कर रहा है फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को। अगर आपका इडियोपैथिक हाइपरफॉस्फेटीमिया चल रहा है विच इज वेरी वेरी डेंजरस, फॉस्फेट का लेवल बॉडी में ज्यादा हो तो वो डेंजरस हो जाता है। तो आपका इडियोपैथिक हाइपरफॉस्फेटीमिया जो है, यानी अगर कैल्शियम डिस्टर्ब नहीं है, सिर्फ फॉस्फेट डिस्टर्ब है, तो उस सिनेरियो में हम फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 यूज कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, इसलिए क्लिनिकली ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। Osteoblasts and osteocytes in the bones are the primary site of production of fibroblast growth factor 23. मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बोन से फॉर्म होता है। Okay, now this slide which is going to sum up this story. आपके एक तरफ मैंने organs line up कर दिए, your intestines, your kidneys and your bones, and now we are going to see what each and every of this hormonal regulator is going to do to it, right? सबसे पहले पैराथायराइड हार्मोन है आपका, जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ योर विटामिन डी। किडनी में वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर रहा है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है। इफ यू वांट यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड बिकॉज दिस इज द 3 रेगुलेटरी हार्मोन्स इन अ नटशेल, ठीक है। और बोन्स में वो कैल्शियम और फॉस्फेट की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा हाई डोजेस पे। लो डोजेस के ऊपर वही बात जो हम पहले कर चुके थे कि बोन फॉर्मेशन हो रही है। नेट इफेक्ट क्या है? सीरम कैल्शियम इंक्रीज हो रही है, सीरम फॉस्फेट डिक्रीज हो रही है। विटामिन डी क्या कर रहा है? विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में इंक्रीज करेगा। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की एक्सक्रीशन के ऊपर वो क्या कर रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है उसको। और बोन के अंदर क्या होगा? इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट रिजॉर्प्शन, यानी नेट इफेक्ट इसका भी बोन रिजॉर्प्शन की फॉर्म में आ रहा है। Serum calcium and phosphate are both increased, which is your net effect. Lastly, your fibroblast growth factor 23 is going to decrease calcium and phosphate absorption. कैसे? Again indirectly. इसका कोई डायरेक्ट गट के अंदर रिसेप्टर नहीं है, क्योंकि ये विटामिन डी को सप्रेस करता है। विटामिन डी सप्रेस होने का सप्रेस हो रही है। किडनीज में ये डायरेक्टली जाकर फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को एनहांस करेगा और बोन के अंदर ये डिक्रीज मिनरलाइजेशन कॉज करेगा ड्यू टू हाइपोफॉस्फेटीमिया। फॉस्फेट कम हो जाएगा तो बोन मिनरलाइजेशन कम हो जाएगी। नेट इफेक्ट कैल्शियम पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, फॉस्फेट में हम कहेंगे इट इज गोइंग टू डिक्रीज सीरम फॉस्फेट। ठीक है, दिस इज इट। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट के ऊपर कि ये जितने भी रेगुलेटर्स हमने अभी तक पढ़े हैं ये किस किस क्लिनिकल कंडीशन में यूज हो रहे हैं और क्यों यूज हो रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? पोरस बोन्स, टू बी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। Osteoporosis is defined as abnormal loss of bone predisposing to fractures, और ये मोस्ट कॉमन डिजीज है। इसमें होता क्या है? बोन ऐसी हो जाती है। ये एक तरफ आपकी राइट साइड, एक तरफ पहले वाली जो आपकी डायग्राम है ये नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर बता रही है। अगर बोन पोरस हो जाए तो ये दूसरी वाली डायग्राम को देख लो, और नेचुरली जब ऐसी हो जाएगी बोन तो इट इज गोइंग टू बिकम मोर प्रोन टू योर फ्रैक्चर्स। ठीक है,
रिस्क फैक्टर्स बहुत से हो सकते हैं जो मैंने सेकेंडरी रेगुलेटर्स के नाम लिए थे, विच इंक्लूडेड योर हार्मोन्स एंड योर एस्ट्रोजेंस। तो नेचुरली मेनोपॉज में हो सकता है। अगर स्टीरॉइड्स को आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो क्योंकि स्टीरॉइड्स जो है वो बोन रिजॉर्प्शन एनहांस करती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। अर्ली एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो सकती है, लो कैल्शियम इनटेक हो सकता है, एनीथिंग। ट्रीटमेंट आपने फोकस किया, अब ये ट्रीटमेंट में आ जाओ। दिस इज योर ओनली यूक्यू सो फार। आपने जो इसमें प्रिपेयर करना है विच इज योर बिसफॉस्फोनेट्स। ट्रीटमेंट क्या होगी, हमने बोन डिसॉर्प्शन को कैसे प्रिवेंट करना है, बिसफॉस्फोनेट्स देके, कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट्स देके। वो क्या करते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप सबको पता चल गया है। एंड देन टेरीपेराटाइड, वो जो कि रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ योर पैराथायराइड हार्मोन था, क्योंकि वो स्लो रिलीज होता है तो वो लो लेवल मेंटेन करता है पैराथायराइड हार्मोन के। और लो लेवल्स में हमने कहा था कि पैराथायराइड हार्मोन कॉजेज बोन फॉर्मेशन। स्ट्रोंशियम इज अनदर सिमिलर सॉल्ट, स्ट्रोंशियम ग्रेनुलेट की फॉर्म में वो बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। एंड देन लास्टली हम क्या कर सकते हैं, हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, जो कि हम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कर रहे थे। ईस्ट्रोजन दे रहे थे या सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, जो कि सर्म्स हैं। आप गोनाडल हार्मोन में पढ़ चुके हो और ये बहुत बहुत important university question है, SERMs with reference to your gonadal hormones. I am sure डॉक्टर नवीद ने आपको ये बात बताई होगी। So bisphosphonates are your only question, जो कि UQs के रेफरेंस से मैं कह रही हूँ, जो SCQ में आएगा वो आपने प्रिपेयर करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, वो ये भी नहीं पढ़ते। क्लिनिकली भी आप देखोगे कि ओल्ड एज में एवरी अदर पेशेंट इज टेकिंग bisphosphonates nowadays, पहले नहीं लेते थे, अब बहुत कॉमन हो गया। Bisphosphonates are analogs of pyrophosphate and they consist of the following classification. Classification देख लो, हर बुक में नहीं दी हुई। First generation, which is your midronate and clodronate. Second generation, which is your pamidronate and elandronate. Elandronate clinically used हो रही है, people in my family are already taking elandronate, right? And then comes your third generation, which is your rizidronate and zolidronate. ये है आपकी क्लासिफिकेशन इनटू 3 जनरेशन ऑफ योर bisphosphonates. Then comes mechanism of action of bisphosphonate. Bisphosphonates inhibit bone resorption by action on osteoclast. वो क्या करते हैं, वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जब इनहिबिट हो जाती है तो हम कहते हैं कि बोन रिजॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। इसको अगर हम इन डेप्थ लेके जाएं कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को वो एक्चुअली कैसे ब्लॉक करते हैं, तो आप नीचे थर्ड वाले पॉइंट पे आओ। Farnesyl pyrophosphate synthase is an enzyme in the mevalonate pathway critical for osteoclast activity. Osteoclast activity भी जो है वो कुछ enzymes के ऊपर dependent होगी। तो farnesyl pyrophosphate enzyme का नाम याद रखो, because sometimes आपसे अगर ये पूछ लिया जाए MCQs में कि which is the target of your bisphosphonates, तो आपको अगर ऑप्शंस में स्पेसिफिक एंजाइम मेंशन होगा तो नेचुरली ये आपका ज्यादा बेस्ट चॉइस होगी। अगर ये मेंशन नहीं होगा तो फिर आप एमसीक्यूज में ऑस्टियोक्लास्ट को करेक्ट करोगे, क्योंकि दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। यस, ऑस्टियोक्लास्ट टारगेट साइट है, मगर ऑस्टियोक्लास्ट भी कैसे टारगेट साइट है कि वो ऑस्टियोमेटाबॉलिज्म या ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन के अंदर फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम पे एक्ट करते हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अल्टीमेटली बोन रिजॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। बेटा मैंने कहा एमसीक्यू में यूजुअली आपने कई दफा देखा होगा कि आपको ड्रग का नाम देके कहा जाता है कि इट्स मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज, या इसका टारगेट इन योर बॉडी इज। तो अब हम जो ग्रॉसली हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि बिसफॉस्फोनेट्स जो हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। तो अगर तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी लिखा हुआ है, ऑस्टियोब्लास्ट लिखे हुए हैं, मोनोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, इस तो नेचुरली ऑस्टियोक्लास्ट आपकी चॉइस होगी। लेकिन अगर आप उसको मजीद डेप्थ में देखोगे तो ऑस्टियोक्लास्ट पे भी वो डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ऑस्टियोक्लास्ट के लिए जो क्रिटिकल एंजाइम है फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज, उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर रहे हैं। वो एंजाइम इनहिबिट होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिट होता है। तो अगर आपके एमसीक्यू की चॉइसेस में एंजाइम दिया हुआ होगा, अगर आप में से किसी बच्चे ने यूनिक एकेडमी से या ये एंट्री टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन की है तो आपको उन्होंने बताया होगा वन बेस्ट चॉइस। अभी भी जब हम एमसीक्यू करते हैं तो हम ये कहते हैं करेक्ट आंसर नहीं सिलेक्ट करना, हमने बेस्ट आंसर करेक्ट सेलेक्ट करना है, विच मीन्स कि बाकी के आंसर्स भी करेक्ट होंगे। अगर ऑस्टियोक्लास्ट और ये हार्मोन दोनों एंजाइम दोनों दिए हों तो अपरेंटली तो दोनों करेक्ट है। तो स्टूडेंट का काम है कि वो ज्यादा स्पेसिफिक बात के ऊपर फोकस करे, तो उस केस में आपने इस एंजाइम को सिलेक्ट करना होता है, राइट?
कैनेटिक्स के अंदर, हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो यूक्यू आता है वो आया हुआ है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस रिलेटेड टू बिसफॉस्फोनेट एक्टिविटी। ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट एक्टिविटी के साथ अगर आपने बिसफॉस्फोनेट पेशेंट को देना है तो आपने उसको क्या क्या कॉशन या प्रिकॉशंस प्रिस्क्राइब करनी है। तो बिसफॉस्फोनेट्स का जो सबसे बड़ा इरिटेंट्स, तो आपने पेशेंट, और दूसरी बात यह है कि फूड रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, तो इसलिए दे शुड बी एडमिनिस्टर्ड ऑन एन एम्प्टी स्टमक हाफ एन आवर बिफोर मील। और जो दूसरी प्रिकॉशन आपने पेशेंट को देनी है, दैट पेशेंट शुड बी सिटिंग और रादर स्टैंडिंग। ठीक है, और मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली डॉक्टर्स ये पूरी प्रिकॉशन के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने ये अर्ली मॉर्निंग लेना है, वंस अ मंथ लेना है, सुबह हाफ एन आवर बिफोर मील लेना है, एंड आइडियली पेशेंट शुड बी स्टैंडिंग, अगर खड़ा नहीं हो सकता तो सिटिंग। और दवाई लेने के बाद कोशिश करनी है कि आप 30 मिनट्स तक इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करो, ताकि रीगर्ज ना हो, गैस्ट्रिक इरिटेशन या हो, एसोफेजाइटिस ना हो, बिकॉज एसोफेजाइटिस इसका बड़ा सोवेयर एडवर्स इफेक्ट है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द प्रिकॉशन, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनरल प्रैक्टिशनर भी अगर अपने पेशेंट को ये नहीं बताएगा, तो आपको पता है कि एपीडी जो है वो नाम से बहुत बेनाइन लगता है, लेकिन पेशेंट्स उसके बाद मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। तो आपने ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ, ये कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है दैट द डॉक्टर इज सपोज टू प्रिस्क्राइब दैट हाउ अ मेडिसिन इज टू बी टेकन। हमारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो यूजुअली बस बताते हैं कितनी मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, हाउ मच तो ठीक है, व्हेन भी बताना है आपने और हाउ भी बताना है आपने। यू शुड आइडियली टेल योर पेशेंट कि किस तरह लेनी है, किस टाइम लेनी है, और ये भी बताना चाहिए कि किस चीज के साथ लेनी है, क्योंकि दूध के साथ लेनी है, नहीं लेनी, पानी के साथ लेनी है, नहीं लेनी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ गुड प्रिस्क्रिप्शन, एंड अनफॉर्चुनेटली recent researchers have shown that in Pakistan there is absolute absence of good prescription. उन्होंने बहुत मेजर डॉक्टर्स की भी प्रिस्क्रिप्शन फॉलो की हैं, एंड दे वर अनएबल टू फाइंड अ सिंगल प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, दिस इज जस्ट बिसाइड्स द पॉइंट। ओके, तो क्विकली स्पीकिंग क्लिनिकल यूजेस क्या है, ओस्टियोपोरोसिस इसलिए हम ओल्ड एज में देते हैं, पेजेट्स डिजीज में दे सकते हैं, हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में क्या होता है कि अगर आपकी कोई मैलिग्नेंसी चल रही है बोन्स में, तो बोन्स को रिजॉल्व कर करके, बोन्स को डिसॉल्व कर करके हाइपरकैल्सीमिया कॉज कर देती है। तो हर हाइपरकैल्सीमिया में नहीं देना, क्योंकि ये कैल्शियम को कुछ नहीं करता, लेकिन अगर आपका हाइपरकैल्सीमिया मैलिग्नेंसी से रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है उसके साथ साथ, तो उस सिनेरियो में आप बिसफॉस्फोनेट्स यूज कर सकते हो, राइट। एडवर्स इफेक्ट्स में आपको पहले बता चुकी हूँ, मेन अनवांटेड एडवर्स इफेक्ट इज योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस और योर एसोफेजाइटिस। इसके अलावा रेयर केसेस में ओस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ भी हो सकता है। टेरिपेराटाइड के बारे में हम ऑलरेडी बात करते हैं कि वो क्या है, वो एक रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ पैराथायराइड हार्मोन है। यूज कब होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में यूज हो सकता है। और ड्रॉबैक इसका क्या है, मैंने कहा था शुरू में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि टेरिपेराटाइड आइडियली मैंने उस वक्त आया कि ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं, बट क्लिनिकली नहीं देते। तो क्यों नहीं देते, क्योंकि इट मस्ट बी गिवन बाय अ डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, और डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो एट होम मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, वो लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जब हमारे पास ओरल ऑप्शंस मौजूद होती हैं तो हम अवॉइड करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को यूज करना। ठीक है जी। देन स्ट्रॉन्शियम रेनोलेट, सिर्फ नाम की हद तक आपने याद रखना है। स्ट्रॉन्शियम रेनोलेट इज यूज्ड इन यूरोप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, और ये वीक बोन की ट्रीटमेंट भी बहुत कॉमनली हो रही है। ठीक है, फीमेल्स में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से स्टार्ट कर देते हैं, बट जनरली लॉन्ग टर्म में आपको बिसफॉस्फोनेट और इवन स्ट्रॉन्शियम के ऊपर आना पड़ता है। टेरिपेराटाइड अभी तक मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में यूज होते हुए नहीं देखा, आई एम श्योर कहीं ना कहीं रेयरली यूज हो रहा होगा विद केस टू केस वेरिएशन, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। देन कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का हमें पता है कि विच इज हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय योर थायराइड ग्लैंड। अनफॉर्चुनेटली हम क्यों इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, बिकॉज इट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 मिनट्स। तो इतनी छोटी हाफ लाइफ वाली चीज क्लिनिकली हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, इट लोअर्स कैल्शियम रिजॉर्प्शन। इसका बेस्ट एडवांटेज क्या था कि बाकी सब रेगुलेटर्स का मैंने कहा था कि लो डोजेस पे बोन फॉर्मेशन करते हैं और हाई डोजेस पे बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, बल्कि सीटोडिन जो है वो अल्टीमेट बोन फॉर्मेशन ही कॉज कर रही थी। बट क्योंकि उसको यूज करना डिफिकल्ट है, उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तो क्लिनिकली वी हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल, तो हम सीटोडिन यूज नहीं कर रहे। अब आ जाओ सेकेंडरी मीडिएटर्स के ऊपर, जिसमें से मैंने आपको ईस्ट्रोजन और सर्म्स का तो ऑलरेडी बता दिया कि फीमेल्स में यस ओस्टियोपोरोसिस में बोन्स आपका टारगेट होती हैं, मगर क्योंकि उसमें कॉज ईस्ट्रोजन है तो इस
आरटी के नाम से आपने पढ़ा होगा, या फिर हम सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन ओके, सॉरी फॉर द ड्रॉप। अब आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा इस रेफरेंस से, मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात कर रहे थे, वी ऑलरेडी नो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं, और जहां जहां हमने स्टेरॉइड्स पढ़े थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द सेम, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स ऑन बोन हमने हमेशा याद रखने हैं, राइट। इसके अलावा कैन यू थिंक ऑफ एनी ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जो कि आप सोचते होंगे कि किसी भी तरह से आपके बोन मिनरल होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर सकता हो? एक मेजर ग्रुप ऑफ ड्रग है जो किसी चैप्टर हेडिंग के तौर पे हमने पढ़ा है, एनीबडी? एक्सीलेंट, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्योंकि आपके मिनरल्स की एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो आपके बोन होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं। और डायूरेटिक्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके थाइजाइड डायूरेटिक्स हैं या लूप डायूरेटिक्स हैं, क्योंकि वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के साथ, कैल्शियम की एक्सक्रीशन एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरप्ले में होते हैं, ठीक है। बाकी के जो हैं उनका क्योंकि सोडियम क्लोराइड पे ज्यादा रोल है, तो वो बोन के ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते। कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं? एक हमने ओस्टियोपोरोसिस तो डिस्कस कर ली, देन हाइपरकैल्सीमिया विच इज इंक्रीज कैल्शियम। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम, हर मिनरल इट हैज टू बी इन एन ऑप्टिमम रेंज। If your calcium is decreased, so I talked about the fact that the patient is going to be suffering from tetany, coma and muscle weakness. Similarly, अगर कैल्शियम ज्यादा है तो उस सिनेरियो में भी CNS डिप्रेशन हो सकती है। कॉजेस क्या हो सकती हैं? क्योंकि थाइजाइड आप दे रहे थे डायूरेटिक, तो वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, तो थाइजाइड डायूरेटिक कैन कंट्रीब्यूट टू अ पेशेंट हु इज प्रोन टू हाइपरकैल्सीमिया। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा कराता है। ओवरऑल अगर कोई मेलिग्नेंसी है तो हाइपरकैल्सीमिया उसमें भी हो सकता है। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि पेशेंट के कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज्ड हैं तो आपने कौन सी 3 डायमेंशंस में देखना है। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, तो कोई ड्रग तो नहीं कॉज कर रही। हिस्ट्री अगर नहीं है तो नेक्स्ट पॉसिबल थिंग क्या है? आपकी हार्मोनल प्रोफाइल, और अगर हार्मोनल प्रोफाइल भी ठीक है तो फिर अनफॉर्चुनेट फाइनल इंसिडेंस इज योर malignancy. This is how you are supposed to react to a blood report of any patient presenting with hypercalcemia. And believe me, you are going to see such blood reports around you. ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? बिस्फॉस्फोनेट्स मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिकली हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी में यूज हो सकता है ताकि वो बोन रिजॉर्प्शन को ब्लॉक करे। कैल्सीटोनिन क्योंकि हमें वैसे कैल्शियम को डिक्रीज कर रहा होगा। इसके अलावा स्पेसिफिकली गैलियम नाइट्रेट भी एक छोटा क्वेश्चन आपका आ जाता होता है स्मॉल शॉर्ट नोट के तौर पे, विच कैन बी यूज्ड फॉर हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। क्यों? क्योंकि ये भी बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। बोन रिजॉर्प्शन प्रिवेंट होने का मतलब है कि जो बोन से कैल्शियम सीरम में आ रही है वो डिक्रीज हो जाए, बिकॉज पैराथायराइड हार्मोन तो करा रहा है कैल्शियम की, तो सेकंड मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड इज योर बोन। तो बोन रिजॉर्प्शन वाला जो पोर्शन है उसको ब्लॉक कर सकती हैं आपकी ये 2-3 ड्रग्स, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया हमें ऑलरेडी पता है ना, तो हमें पता चलता है हाइपर मैलअब्जॉर्प्शन, पुअर डाइट, और ट्रीटमेंट क्या है? कैल्शियम कम है तो कैल्शियम दे दो, स्टोरी एंड, नथिंग एल्स टू डू। कैल्शियम ग्लूकोनेट की आप आईवी फॉर्म दे सकते हो अगर सवेयर सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर सवेयर सिम्टम्स नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म उसको ओरल थेरेपी दे सकते हो कैल्शियम विटामिन डी कॉम्बिनेशन में। एंड आई सजेस्ट दैट ऑल ऑफ यू शुड बी टेकिंग योर कैल्शियम एंड विटामिन डी days as well, because this being said कि vitamin D has an important role in build up of immunity। और जो अब COVID-19 की प्रिकॉशंस आ रही हैं उसमें भी वो डाउन द लिस्ट लिखते हैं कि since vitamin D and vitamin C do not cause any harm, बल्कि उनका एक प्रोटेक्टिव रोल है आपकी इन्फेक्शंस को फाइट ऑफ करने के लिए, तो इट इज बीइंग सजेस्टेड कि हम डी, विटामिन सी और कैल्शियम जो है उसको मेंटेन करें। जनरली स्पीकिंग भी मैंने ये देखा है कि जो लोग डेफिशिएंट इन विटामिन डी और विटामिन सी होते हैं दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस।
प्रैक्टिस अगर आप देखोगे, ये जो अराउंड द कॉर्नर डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं और जो हमारी कॉमन पॉपुलेशन आती है जो रिपीटेड इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करती है, तो वो सब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो इसमें विटामिन डी ऑब्जर्व कि विटामिन डी अगर आपकी बेहतर है या अगर आपकी विटामिन डी इंप्रूव होती है तो आपकी ओवरऑल क्लिनिकल पिक्चर इंप्रूव जाती है। आपकी इंप्रूव होती है तो यू बिकम लेस प्रोन टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एज वेल। तो बच्चों, एवरीबडी ट्राई टू मेंटेन योर विटामिन एंड कैल्शियम लेवल्स। आपको मार्केट में मिल जाती है, try to take them prophylactically. This is all we can do right now for COVID-19. Unfortunately, protection वाला phenomena तो हमारी public में complete हो गया. The second strategy which is being followed nowadays is कि आप अपनी immunity boost up करो, उसको build up करो, ताकि in case of this herd immunity अगर ये वायरस आपके पास आए तो वो एक mild infection के साथ pass out हो जाए rather than producing very severe symptoms. And rest of all, Muslims, pray and pray. Pray for yourself, pray for your people around you. हाइपरफॉस्फेटीमिया यूजुअली नहीं होता, मैंने कहा था अगर इडियोपैथिक होगा तो उस केस में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 यूज करेंगे। रीनल फेलियर के अलावा यूजुअली पैराथायराइड हार्मोन जो है वो फॉस्फेट के लेवल्स को इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था, तो उस केसेस में भी आपको हाइपरफॉस्फेटीमिया मिलता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पैराथायराइड फॉस्फोरेशन एनहांस कराता है, यानी डिक्रीज फॉस्फेट लेवल्स कॉज करता है। तो अगर पैराथ हो रहा होगा तो अल्टीमेटली इंक्रीज सीरम फॉस्फेट लेवल्स हो सकते हैं, राइट। उस सिनेरियो में आप क्या करोगे कि पेशेंट को फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 दे सकते हो। अगर ये बड़ी सिवियर कंडीशन है तो आप डायलिसिस के थ्रू एक्सेसिव फॉस्फेट को बॉडी से रिमूव कर सकते हो। Pate disease, which is a localized bone disease, there is uncontrolled osteoclastic activity resulting in bone resorption, और उसके बाद कैरिली जो है बोन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो बोन फॉर्मेशन होती है ये इनअप्रोप्रिएट होती है, एबनॉर्मल होती है। तो इस सिनेरियो में हमने बिस्फॉस्फोनेट्स यूज करने होते हैं और कैल्सिटोनिन यूज करनी होती है। कैल्सिटोनिन बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करती है, बिस्फॉस्फोनेट्स जो हैं वो भी ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं, एंड दे both lead to this sums of your chapter. I hope I made it easy for you people, and once I'm going to say that rather than ignoring this chapter, आज ही बैठ के ये जो 2-3 बातें मैंने बताई हैं ये हाईलाइट कर लो, और एंड ऑफ द ईयर में जब प्रॉफ प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट, ये 2-3 पॉइंट्स पढ़ लोगे तो आपके लिए काफी हो जाएगा एक किसी भी एमसीक्यू को अटेंड करने के लिए, राइट। एनी क्वेश्चन सो फार? None? Well, okay. Glucocorticoids repeat कर दें. My name is not a question, so you have to come up with the questions there. Yes. Meanwhile, we are going to repeat glucocorticoids for Shalva. Glucocorticoids antagonize vitamin D stimulated intestinal calcium transport. Somehow वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा glucocorticoids stimulate renal calcium excretion and they block bone formation. They are used in reversing the hypercalcemia associated with lymphomas, sarcoidosis or vitamin D intoxication, which is very rare. नॉर्मली आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यही याद रखना होता है कि दे हैव सिवियर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन योर बोन्स और दे रिजल्ट इन ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। क्लिनिकली क्योंकि स्टीरॉइड्स तो सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में यूज कर रहे हैं, आपको पता ही है, सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस में भी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उसके क्लिनिकल यूजेस बोन हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन देयर इफेक्ट्स। और अगर किसी ने, और अनफॉर्चुनेटली हम जब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स ले रहे होते हैं। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हो तो हमने उसके साथ कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस कर रहे होते हैं, कैल्शियम लेवल्स को भी बॉडी में डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड बोन मिनरल होम्योस्टेसिस डिस्टर्बेंस we have to supplement a patient on corticosteroids with vitamin D and calcium. That is fair enough, you people, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टीरॉइड्स के रेफरेंस से यहाँ पर। As far as your question, vitamin D और डायबिटीज, बेटा विटामिन डी जो है वो बॉडी के अंदर बहुत से डिफरेंट मैकेनिज्म्स पे एक्ट कर रही है।
मैंने कहा था वो आपके इम्यून सिस्टम पे एक्ट करती है। अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को पढ़ोगे तो आपकी न्यूरोनल जो ट्रांसमिशन है उसको भी विटामिन डी सपोर्ट कर रही होती है। डायबिटीज में क्योंकि हम देखते हैं कि पेशेंट्स में न्यूरोपैथीज आ रही होती हैं और आपके पेरिफेरल जो नर्व्स हैं वो वीक अप हो जाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि विटामिन डी से न्यूरोनल ट्रांसमिशन को इम्प्रूव कर सकें। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सपोर्टिव मेजर, और मैंने कहा क्योंकि विटामिन बहुत ज्यादा है तो अगर हम विटामिन डी पेशेंट को दे देंगे। सेकेंडली, जो बच्चे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, आपको पता है कि डायबिटीज जो है वो आपके तमाम स्मॉल वेसल्स को इफेक्ट करती है। तो अपार्ट फ्रॉम योर न्यूरोनल यूज, आपको डायबिटीज का सबसे पहला इफेक्ट आता है आपकी किडनीज पे, और क्योंकि विटामिन डी जो है वो किडनी से स्टिमुलेट होकर फाइनली ब्लड में आती है, तो अगर डायबिटीज का पेशेंट लॉन्ग टर्म किडनी में इफेक्ट आ रहा होगा तो नेचुरली उसकी नॉर्मल बॉडी विटामिन डी फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो इन दोनों कॉजेज जो हैं उनको अवॉइड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए हम कहते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को आप विटामिन डी दो। बट अगर आप देखोगे तो डायबिटीज ही नहीं, हर पेशेंट को विटामिन डी सजेस्ट करते हैं। प्लस हमने ये भी बात established कर ली है कि diabetic patients are more prone to opportunistic infections, and I have just told you that vitamin D plays a very good protective and prophylactic role in boosting your immunity. तो आपकी simple immunity जो है वो improve हो जाएगी और diabetes के patient में infection का risk कम हो जाएगा. I hope I made myself clear. You're welcome. Okay, Ji. Thank you very much. In the meanwhile, please think of the topics you need us to repeat so that we can help you prepare. छुट्टियों में घर बैठ के सिर्फ enjoy मत करें. Try to become better doctors. ठीक है? You are more than needed in the society these days. जितनी तेजी से डॉक्टर्स का टर्नओवर हो रहा है, बहुत जल्दी आपकी मार्केट में जरूरत पड़ेगी, एंड वी नीड वेरी गुड डॉक्टर्स. So try to become a good doctor. ठीक है, और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ वार्ड्स की जरूरत नहीं होती। प्लस आपको तो पता है कितना अच्छे वार्ड्स आप यहाँ पे अटेंड करते हो। अपना थ्योरेटिकल नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग करो घर पे बैठ के कि आपको सिर्फ फार्मा का पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि आप एक अच्छे क्लिनिशियन बन सको। आई हैव नथिंग टू डू विद बीइंग अ क्लिनिशियन नाउअडेज, बट स्टिल आई am studying every other article available on COVID-19. I am trying to educate people around me, and I suggest that you people do the same. You have good brains, you have opportunities. आप चीजों को कौन सी प्रिकॉशन। थैंक यू वेरी मच।